ओके जी बच्चों, अपनी बात स्टार्ट कर लेते हैं वापस और कोशिश करते हैं कि बस हाँ ये मीटिंग पहले ही ख़त्म करनी पड़ेगी हमें। अब मुझे बताएं, मैं आपसे कह रहा था कि अभी एक गाड़ी लॉन्च हुई है, चंगान वालों ने लॉन्च की है गाड़ी, और वो तकरीबन उसका जो सबसे अच्छा वेरिएंट है ना, 3 तरह के वेरिएंट उन्होंने जो है मार्केट में लॉन्च किए हैं। मैं स्क्रीन पे शो कर सकता हूँ इस वक्त आपके सामने, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई मुझे क्लेम कर दे कि भाई आप कॉलेज में ये गाड़ियाँ दिखा रहे हैं या फिर चंगान की पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो एक अजराह मजाक हो गई ये बात तो, लेकिन मतलब कहने का ये कि उसकी जो सबसे हाईएस्ट जो वेरिएंट उसने किया है ना, वो मेरा ख्याल है 25,50,000 या ऐसे ही कुछ है। और वो जो है वो कॉम्पीट कर रहा है अपना टोयोटा यारिस से और होंडा सिटी से, मेरा ख्याल है। और ये दोनों गाड़ियां जो हैं 30 लाख और इसके करीब करीब हैं। और जो फीचर इन्होंने इसमें दिए हैं हेल्सविन में, वो यारिस में नहीं है टोयोटा में, और उसमें भी नहीं है आपका क्या कहते हैं होंडा सिटी में। तो ये अब चंगान वाले कौन है? लोकल मैन्युफैक्चरर। ये पाकिस्तान में बना देना कि ये लोग गाड़ियां। तो बात यह है कि बहुत तवील नहीं करते इसको। सेल्स टैक्स और इस तरह के इंपोर्ट ड्यूटी ये सब इसलिए लगाई जाती हैं ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सरवाइव करने का मौका मिले, वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें। वरना लोग यहाँ की चीजें नहीं खरीदते, सिर्फ वही खरीदते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती, वही खरीदते हैं यहाँ की चीज। बाकी जिसके पास पैसा होता है वो उतना ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस या फिर वो इस तरह की चीजों की तरफ जाता है। अदरवाइज देखे ना, जिसके पास, जिस बेचारे के पास पैसे नहीं है, वो कह रहा है अब पैसे आए तो मैं कोई सी भी गाड़ी खरीद लूं, और जिसके पास पैसे की भरमार है वो सोच रहा है मैं कौन सी वाली मंगवाऊं बाहर से। तो ये फर्क आ जाता है ना बिल्कुल इस तरह। तो यहाँ पर भी यही चीज है। बहरहाल इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और अपना क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ये तमाम ड्यूटीज जो है वन टाइम पेमेंट होती है। इसके बाद फाउंडेशन, अब यार मुझे याद पड़ रहा है ऐसा कि मैंने पढ़ा है। फाउंडेशन का मतलब मैंने चबूतरा बताया था आप लोगों को। तो आप तो सारे नन्हे बने हुए दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं, मजे लगे हैं आपके। चलें भाई ठीक है। तो आंख लग गई थी उस दिन या आज? ये आंख लगने पे भी एक वीडियो आ रही है। हाँ चबूतरे, जी जी स्टेज बनाया था ना वो आप लोगों ने। तो महक आदिल फाउंडेशन, फाउंडेशन जो है ना उसके लिए आप, हाँ फातिमा जहरा एक नई वीडियो आ रही है, फिक्र ना करें, एडिट हो रही है आजकल। अच्छा भाई, फाउंडेशन माने होता है महक आदिल चबूतरा। चबूतरा जो होता है ये उर्दू का लफ्ज है। आप अपना सर हसन अब्बास से पूछेगा, वो ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, बल्कि चबूतरे पे चढ़ा देंगे आप लोगों को तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। बहरहाल इसका मतलब ये, मैं इसको बहुत ज्यादा मतलब चबूतरा के लिहाज से डिफाइन नहीं करूंगा, वरना आपके दिमागों में इमेज आ जाएगा कि चबूतरा ही होता होगा, कोई ऊंची जगह होती होगी। नहीं, शायद, शायद नहीं बल्कि आज आप यकीन कीजिएगा इस बात का कि जब आप यहाँ कॉलेज से निकलें बाहर की तरफ, तो जरा जनरेटर को देखते हुए जाइएगा, सामने लगा हुआ है। या हो सकता है आपने देख लिया अब तक। सर जनरेटर तो देखा लेकिन गिरदो नवाह नहीं देखा उसका। गिरदो नवाह समझते हैं, उसके इतराफ की जरा सराउंडिंग्स देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि वो जनरेटर तनहा वहां नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें। सही है, क्या क्या कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे होंगे, कुछ वायरिंग्स हुई हुई होंगी, वो तमाम चीजें उसके इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी होती हैं, और वो वन टाइम हो रही होती हैं। तो और उसके लिए जहन तैयार होता है। तो ये तमाम चीजें जो उसकी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड हैं, उसका एक स्टैंडर्ड है जिस पर उसको रखना है, वो तमाम उसके गिर्द आया। इनको कोई केज लगाने की जरूरत है या नहीं, क्योंकि इनके प्रेमिसेस के अंदर है, तो ये लोग उसके गिर्द कोई केज नहीं लगाते, किसी किस्म का कोई पिंजरा नहीं बनाते या कोई जालियां नहीं लगाते। लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी बैंक के बाहर जनरेटर रखा हुआ देखेंगे तो आपको उसके गिर्द एक बाकायदा ग्रिल लगी नजर आएगी, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नशा आवर इंसान आके वहां से चीजें निकाल के ना ले जाए। समझ तो गए होंगे आप मैं किन की बात कर रहा हूँ। बहरहाल आपकी बात तो नहीं हो रही, आप तो वैसे ही सो जाते हैं, आपकी तो आंखें लग जाती हैं, लेकिन वो उनकी आंखें तो किसी और वजह से लगती हैं। जी जी, बहुत अच्छा बताया मशहूद भाई ने। मशहूद भाई को बड़ा पता है, इन्होंने चर्ची का लफ्ज लिख के भेजा, बहुत शुक्रिया मशहूद भाई। ये बड़े ज़हीन आदमी है हमारे मशहूद भाई, इनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग है माशाल्लाह। बस चर्ची ही तक पता है ना तुझे, चर्च तो नहीं पता ना मेरा बेटा। चलो मैं बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपने लिख के भेजा। मैं चाह रहा था कि खुद लाए मार्केट में ये नाम। इंस्टॉलेशन 3000 रुपीज, क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? अच्छा, और ये फाउंडेशन भी कैपिटल था?
उसके बाद टेस्ट रन कॉस्ट क्या होती है? ये आसान लफ्जों में एक जुमला कह देता हूं, आप बुरा ना माने, आप सबने बहुत अच्छा समझाया, मुझे समझ नहीं आया अगरचे के जो भी आपने बोला। भाई लाखों रुपए का मटेरियल प्रोडक्शन में डालने के बाद फिर मैं बैठ के रहूं कि सारा मटेरियल खराब हो गया, मशीन तो सही चल ही नहीं रही। तो बेहतर यह है कि पहले हम एक टेस्ट ड्राइव कर लें, पहले मशीन को कुछ मटेरियल डाल के टेस्ट कर लें कि वो प्रोडक्ट सही बना रही है या नहीं, उसके बाद फिर हम रेगुलर प्रोडक्शन का आगाज करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये टेस्ट रनिंग कॉस्ट भी कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन ट्रांजिट के ऊपर उस दिन बहुत सारे लोग रो धो रहे थे, बताया था ट्रांजिट माने रास्ता, सफर। सफर की इंश्योरेंस एक अलग चीज है, और ऑफिस में आने के बाद पूरे ऑफिस की, फैक्ट्री की, उस चीज की इंश्योरेंस एक अलग चीज है। दोनों इंश्योरेंस ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि रास्ते की इंश्योरेंस करवाना, आवाज ही नहीं आई, रास्ते की इंश्योरेंस करवाना बच्चों एक मिनट रुकिएगा प्लीज, अनाउंसमेंट होगी। नाम से बिल्कुल पुरसुकून हो गया। अच्छा जी, तो ये कितने कितने स्पोर्ट्स बताया सर ने? 2, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस। अच्छा, तो आप लोग खेलते ही नहीं है? आपके खेल तो आप पूछ लेते ना कि गर्ल्स के लिए है या नहीं, क्या हो गया आपको पूछने में क्या था? आप लोग तो ऐसे शर्माते हैं जैसे पता नहीं, अभी खुद ही पूछ रहे थे। वो जाओ जरा साहिल पूछना गर्ल्स के लिए है या नहीं, इसमें क्या हो? ना सर पूछने भाई, क्या हो गया, इसमें क्या मजाक वाली बात? तो आप लोगों के शौक कुछ और है मेरे ख्याल में, हैं? अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, ऐसे गर्ल्स के लिए टेबल टेनिस, वॉलीबॉल तो होती है गर्ल्स के लिए, यहाँ पे पिछले साल भी हुई थी। हाँ, तो चलें, बहरहाल पता चल जाएगा आप लोगों को। और टेबल टेनिस आपने खेला है अब्दुल मुईस? चलो तो खेलेंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे खेलने हैं मुझे आप लोगों के साथ खेल। बिल्कुल है, सब चीजें मशहूर, तुम आओ तो फिर खेलेंगे ना, तुम आते क्यों नहीं हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते की इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। क्यों? करोड़ों रुपए की मशीन आ रही है जहाज में, जहाज अगर क्रैश हुआ तो उससे पहले मैं क्रैश हो जाऊंगा, जहाज अगर डूबा तो उससे पहले मेरा दिल डूब जाएगा, और अभी दिल के डूबने की उम्र नहीं है भाई, इसलिए दिल को बचाना है, जहाज की इंश्योरेंस करवाने की जरूरत है। जहाज की करा लो पूरे, अबे सिर्फ करवाऊंगा अपनी मशीन की, रास्ते की इंश्योरेंस, उसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। तो करवाना जरूरी है जिंदगी में एक बार, या फिर बोलेंगे आओ मशीन दोबारा दुबई घूम के आते हैं, नहीं ना, और जहन इसके लिए तैयार है। शुक्रिया। तो जनाब अली, आप सब शुक्रिया, आप सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री एयर फायर इंश्योरेंस, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू जरूरी है?
नहीं जरूरी नहीं है, रहने तो क्या करोड़ों की मशीन रास्ते में आ रही थी तो घबराहट हो रही थी, जब ऑफिस में आ गई तो अभी मशीन को छोड़ के घर जाओगे? हाँ, बोलोगे ऐसा ना हो कि मैं मशीन छोड़ के घर जाऊं और यहाँ पे आग लग जाए, तो अभी जाते हुए घर दोबारा दिल घबरा रहे, मशीन की इंश्योरेंस करवाना बाकी है ना, बोल ही नहीं रहे, जरूरी है, जिंदगी में एक बार करवाएंगे इंश्योरेंस, हर साल करवानी पड़ती है। क्या बोला? इंश्योरेंस हर साल करवानी पड़ती है, वो जिंदगी भर, वो एक बार नहीं होती, बार बार करवानी पड़ती है। ठीक है, बेशक यहाँ 3 ईयर लिखा है, उन्होंने 3 ईयर्स की एक साथ करवा ली, लेकिन हर साल इंश्योरेंस रिन्यू होती है, हर साल इंश्योरेंस की पेमेंट होती है। प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, कोई ऐसी एकेडमिक वाली बात नहीं बता रहा। हर साल कंपनी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पेरेंट्स में से किसी ने अपनी गाड़ी इंश्योर करवाई हुई है, अपने घर की इंश्योरेंस करवाई हुई है अगर, तो वो हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम, इंश्योरेंस की अमाउंट पे करते हैं, और हर साल पे करते हैं। और जब 1 ईयर गुजर जाता है, वो कहते हैं, खुदा ना खास्ता ये नहीं होता कि दुआ मांगते हो आप गाड़ी चोरी हो जाए, अल्लाह करे गाड़ी चोरी हो जाए, नहीं, इसके ऊपर भी बात हुई थी हमारी। बहरहाल बात को आगे बढ़ाता हूँ, तो एक बार पे नहीं होती। हाँ, जहन इसके लिए, जहन इसके लिए कितनी खासियत है और कितनी नहीं है, एक खासियत नहीं, उस एक खासियत के ना होने पर हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, उसके बाद अगला नाम जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस। क्या ख्याल है इसके बारे में? कैपिटल एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग चार्जेस उससे एसोसिएट करता हूं तमाम मशीनों को जहां इंस्टॉल करवाया जाएगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फिटिंग जिंदगी में, जहन इसके लिए, और ये खर्चा जरूरी है, इसके बगैर वो मशीन ऑपरेशन में आ नहीं सकती। ओके, उसके बाद हमें लिखा नजर आता है, मिस्टर अहमद पेड ₹1000 टू पेंट द मशीन। ये पूरा सेंटेंस पढ़ लें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। मिस्टर अहमद ने अदा किए ₹1000 मशीन को पेंट करने के, और ₹500 अदा किए पेंट करने के लिए। क्या? कंपनी का नाम। दोनों हैं पेंट के खर्चे, लेकिन पहला वाला ₹1000 पेंट करवाया मशीन को, और उसके बाद वो पेंट किस लिए? वो मशीन के लिए है प्योरली, और दूसरा वाला जो है वो मशीन पे अपनी कंपनी का नाम। तो वन बाय वन जरा एनालाइज कर लेते हैं। पहले वाले पेंट को करवाना जरूरी है। अब यकीनन इस पे थोड़ा सा एतराज कर सकते हैं आप, ये तो आपका बड़ापन है कि आप माने जा रहे हैं हर बात आंखें बंद करके, सर नई मशीन को क्यों पेंट करवा रहे हैं? बेटा कभी कभार समझने के लिए ये बात, बॉयज मेरी बात शायद अच्छे से समझ जाए, शायद का वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि इतने एक्सपीरियंस आप भी नहीं है। नई मोटरसाइकिल कोई खरीदता है ना इंसान, तो उसके जो मड गार्ड्स होते हैं उसके नीचे कलर करवा लेते हैं कुछ लोग नई मोटरसाइकिल में। सर क्यों? ताकि रस्ट ना आए। तो जरूरी हर इंसान के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये करवाने से उसकी लाइफ बरकरार रहेगी। अगर वो ऐसे इलाके, ऐसे शहर में रहता है जहां रस्ट बहुत ज्यादा आती है, अगर रस्ट तो समझते हो ना, हाँ, जंग आना उस पर बहुत ज्यादा आता है, तो फिर ऐसी सूरत में वो कहता है इस पे कलर करवा लो, ताकि वो जितनी लाइफ उसकी एस्टिमेटेड है कम से कम उस हद तक तो वो चले। अब जैसे कि आप में से अगर कोई पता नहीं कोई रहता है, इतनी दूर से कोई आता तो नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है कोई आता हो भाई, जो लोग साहिल समंदर के पास रहते हैं, कोई रहता है आप में से साहिल समंदर के पास? किसी का घर साहिल समंदर के पास? उर्दू का लफ्ज है साहिल समंदर, वही साहिल, ये वाला साहिल की बात नहीं हो रही, साहिल समंदर मतलब समंदर नजर आता है? नहीं आता। तो फिर मेरा ख्याल है घर में जंग भी नहीं आता है ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल उसके सामने जो बैंगलोस बने हुए या जो कॉटेजेस बने हुए अगर आप वहां जाके देखें, तो वहां उनके घरों के ऊपर बाकायदा एक रश नजर आता है ना। तो वो जल्दी, उनके घरों की लाइफ बड़ी जल्दी खत्म होती है। बहरहाल अब बात को वापस यहाँ लेकर आ जाते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मशहूद बहुत बदतमीज हुए हैं आप, 7 समंदर पार जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लें भाई, फिलहाल ये वाले समंदर के पास ही आप देख लें, आपको पार जाने की जरूरत नहीं है। चलें, इसके बाद कहता है जनाब, हाँ तो ये ₹1000 का पेंट करवाना जरूरी है, जिंदगी में एक बार उस चीज को पेंट करवा रहा हूं और जहन उसके लिए तैयार है। काफी हद तक आप कंफ्यूज होंगे इन तीनों बातों पर, तो इसका एक अच्छा सा जवाब ये भी है कि अभी मशीन इस्तेमाल से पहले ये वाला खर्चा हो रहा है। अच्छा, और फिर जब दूसरी बात करता हूं, आगे ये वाला पॉइंट पढ़ता हूं, तो कहता है एंड ₹500 टू पेंट द नेम ऑफ कंपनी। तो
कंपनी का नाम मशीन पे लिखवाने से ना मशीन की कोई लाइफ बढ़नी है, ना एफिशिएंसी बढ़नी है, ना वो लिखवाना इतना ज़रूरी है। और अगर आप कहते हैं ज़रूरी भी है तो भाई उसके लिए जहन तैयार नहीं होता कि हम मशीनों का नाम लिखवाएंगे और वो मशीन की कॉस्ट बढ़ा देगा। आप यूं भी इसको सोच सकते हैं कि वो मशीन अगर आप इस्तेमाल करने के बाद जब किसी को बेचेंगे तो क्या नाम लिखा होने की वजह से वो ज्यादा में बिक जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो पहले 1000 रुपीज हैं इसे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जा सकता है। और ये भी कोई बहुत आसान नहीं है, मैं बता रहा हूं कि ये आपके लेवल पर, ये बुक की एग्जाम्पल है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं इसे, वरना आपको इस नौयत की चीजें नजर नहीं आएंगी आपके बोर्ड में, इससे आसान ही नजर आएंगी। और फिर 500 जो है ये मेरे हिसाब से गैर जरूरी खर्चा है। नाम प्रिंट करवाने से मशीन के ऊपर ना उसकी एफिशिएंसी, ना उसकी कॉस्ट, ना उसकी लाइफ, और अगर न्यू के लिहाज से बात करूं तो ना मैं इसको समझता हूं ये जरूरी है। हाँ, एक बार प्रिंट करवाएंगे ओके, हो सकता है पहले से जहन इसके लिए तैयार हो, लेकिन मैं इसको जरूरी खर्चा नहीं समझता। नाम प्रिंट करवाने को कह रहा हूं, इस बेसिस पर मैं इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करूंगा। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा डिबेटेबल है, अगर आप इस पे चाहें तो आर्गुमेंट हो सकते हैं। ही ऑल्सो पेड द इंटरेस्ट ₹1500 borrowed फॉर द परचेज ऑफ मशीन। उसने 1500 रुपीज पे किया इंटरेस्ट। और किस बात का इंटरेस्ट है ये? मशीन को खरीदने के लिए जो लोन लिया है उसके ऊपर 1500 रुपीज इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग चलाने की जरूरत है, सीखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं अगर, तो ये जुमला इत्मीनान से सुने। पहले आपका ख्याल देखता हूं मैं, अगर आप जवाब पहले ही देख चुके हैं तो बड़ी माजरत, फिर आप जवाब बेशक शेयर ना करें, लेकिन अगर आप अपनी अकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पता चलेगा ना कि कितने लोग क्या सोच रहे हैं। आपके ख्याल में कौन सा खर्चा होना चाहिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले जरा हैंड रेस करें प्लीज। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये अच्छे खासे हैं, ज्यादा हैं। रेवेन्यू वाले जरा प्लीज, रेवेन्यू वाले हैंड रेस करें। रेवेन्यू वाले, रेवेन्यू वाले हैंड रेस सिर्फ एक ही हैं। और तो कैपिटल और रेवेन्यू, इसका मतलब है जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया किसी भी सिलसिले में, तो अभी तक हमारे पास सिग्नल वाली पार्टी आती हैं। मतलब आज तक आप कंफ्यूज हैं, आपको ये एहसास ही नहीं है कि कौन कैपिटल है कौन रेवेन्यू। मैं ये बात पहले भी आपसे बड़े प्यार और अदब से कह चुका हूं बच्चों कि कैपिटल और रेवेन्यू की पहचान बहुत जरूरी है SLO 1 के कॉन्टेक्स्ट में। बेशक आप डेप्रिसिएशन के चैप्टर को साइड में रख दीजिए, बट कैपिटल और रेवेन्यू SLO 1 का हिस्सा है भाई। और इससे 100% पेपर में MCQs आ रहे हैं, सिर्फ मेरे ही नहीं, बोर्ड के पेपर में भी लाजमी आ रहे हैं। तो आप कैपिटल और रेवेन्यू की पहचान नहीं बना रहे, इसका मतलब है स्टिल कंफ्यूज हैं आप। और अगर हैं तो फिर आप खुद डिसाइड करें कहाँ पे क्या कंफ्यूजन है। बुक से थोड़ी हेल्प लें, बुक से प्रैक्टिस करें चीज़ों की। यहाँ ऑनलाइन वालों का जवाब क्या है भाई? लिख के भेज दें मुझे ज़रा प्लीज़। जल्दी जल्दी लिख दें ज़रा प्लीज़। मेरा ख्याल है मैं एक्सप्लेनेशन से पहले आपको बता दूं, मशीन खरीदने के लिए जो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं वो देना ज़रूरी है। देना ज़रूरी है बिल्कुल। जब आपने कर्जा लिया तो उस पर इंटरेस्ट देना जिंदगी में एक बार देंगे। यस। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि हाँ सर जिंदगी में एक बार तो देंगे उस मशीन की, जब तक वो लोन अदा नहीं हो जाता तब तक उस पर इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो क्या ये जिंदगी में एक बार हुआ? हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस बात को खुद कंफ्यूज नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर रहा हूं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल नहीं रहे लेकिन आप सोच रहे हैं, मैं उसको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर पहले महीने इंटरेस्ट देंगे, दूसरे महीने इंटरेस्ट देंगे, तीसरे महीने देंगे। इस तरह वो कह रहा है कि सर एक से ज्यादा मरतबा देंगे। लेकिन इसके बरक्स एक स्टूडेंट ये सोच रहा है सर चाहे 10 मरतबा दें लेकिन देंगे तो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बार। बात यह है कि आप जब उस चीज को इस्तेमाल करने लग जाएंगे ना तो फिर खर्चों की नौयत चेंज हो जाएगी। आप भूल गए शायद ये बात। चीजों को खरीद कर लाने में और इस्तेमाल से पहले तक होने वाले खर्चों में ये खासियत ढूंढनी जरूरी थी। तो क्या ये खर्चा सिर्फ इस्तेमाल से पहले पहले तक है इंटरेस्ट का? ये तो इस्तेमाल के
बात भी होगा। तो क्या इसके होने से एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी? नहीं। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर रेवेन्यू है। वैसे तो आपके सिलेबस, आपके कोर्स के लिहाज से ये इनफ है जो मैंने बोल दिया। एक एडिशनल लाइन अगर आप नॉलेज के लिए सुनना चाहते हैं तो सुन लें। प्योर नॉलेज बेस है और किताबी है, मैंने भी किताब से पढ़ी है, वैसे ही आपके सामने रख रहा हूं। एक किताब में लिखा था, मुझे किताब एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आप ही लोगों की लाइब्रेरी में मैंने देखी थी यहाँ पर। उसमें लिखा हुआ था इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, सिर्फ एक सूरत में। और वो कब? आपने मशीन खरीद ली है, पहला महीना इंटरेस्ट दिया, दूसरा महीना इंटरेस्ट दिया, वो 2 महीने का इंटरेस्ट कैपिटल हो सकता है। किस सूरत में? मशीन खरीद ली है लेकिन अभी तक उसे इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने मशीन खरीद ली, इस्तेमाल करनी शुरू नहीं की है, 2 महीने के बाद इस्तेमाल करनी शुरू की, तो जो 2 महीने के बाद तीसरे महीने का इंटरेस्ट दोगे वो रेवेन्यू होगा। यानी इस्तेमाल से पहले तक जितना इंटरेस्ट दे रहे हो वो सारा कैपिटल। क्या समझ में आया? और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने ये प्योर नॉलेज के लिए बात बताई है, आपको पता होनी चाहिए। इस लेवल तक आपके बोर्ड में नहीं आता, वो सिर्फ अगर इंटरेस्ट वाला पॉइंट लिख के देगा तो आपने उसे डायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करार देना है। ओके जी, द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सम पार्ट ऑफ मशीन वॉज डैमेज। ओके जी, मशीन इंस्टॉल हो रही थी और कुछ पार्ट हो गए डैमेज और फिर उसे करवाया रिपेयर 5500 रुपीज का। तो बताइए, आपके ख्याल में रिपेयर करवाना जरूरी है? हाँ जी, रिपेयर करवाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जिंदगी में एक बार रिपेयर करवाएंगे? हाँ, ऐसे भी कह सकता हूं। या अगर मैं, अब मसला है ना, बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत सारे लोग तो शेयर ही नहीं करते अपनी थॉट। वाईफाई डिवाइस मैं तो यूज ही नहीं कर रहा है। रोस्ट्रम का बोला था मैंने। किसी दूसरी क्लास में अगर कोई यूज नहीं कर रहा तो बेशक कल दे दीजिएगा, शुक्रिया। देखिए मसला ये कि ना, मैं आप लोगों की हाँ में हाँ मिला सकता हूं और मैं इस तरह बड़ा तेज चला जाऊंगा, जल्दी जल्दी बोलता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन मसला ये, कुछ बड़े मासूम बच्चे होते हैं, वो खुद ही सोचते हैं, अपने तक ही रखते हैं, अपने आप से लड़ते रहते हैं और फिर बोलते हैं भाई यार बस ठीक है, सर ने बोला तो ये मान लो चुपचाप। ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं दुनिया में। तो वो आपस में जंग लड़ते हैं ना, खुद ही से अपने आप से जंग लड़ रहे होते हैं। बात यह है कि हम इस रिपेयर को, जो पार्ट खराब हुआ था, टूटा था, मैंने इससे पहले रिपेयर की कभी बात की है मिसाल के तौर पे या नहीं की? पहले तो ये बताएं ताकि फिर मैं ताजी एग्जांपल दूं, बासी ना दूं। इससे पहले कभी रिपेयर की बात हुई है हमारी या नहीं हुई? याद ही नहीं है, मेमोरी लॉस हो गई है सबकी यहाँ आने के बाद बेचारों की। अबे भाई, नया नया फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं ऑफिस के लिए, नया सोफा सेट है, सोफा सेट अंदर आ रहा है, मजदूर ने अंदर आते हुए, ऑफिस के अंदर आते हुए पाया दीवार से टकराया। याद आया? नहीं पढ़ाया? अब मसला ये, सर हम ऑनलाइन क्लास में सो रहे थे ना, हमें याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं भी बार बार थोड़ी एग्जाम्पल दूंगा, बार बार इसको रिपीट थोड़ी करूंगा। जब वो पाया टूट गया तो अब उस टूटी हुई चीज को रिपेयर करवाना, जब उसको एक बार रिपेयर करवाएंगे, कुछ दिनों के बाद दोबारा पैर मार के तोड़ दूंगा, बोलो पैर टूट जाओ, चलो फिर दोबारा रिपेयर करवाते हैं तुम्हें। अबे तो जाहिलीन उसको रिपेयर करवाएंगे सिर्फ एक बार। नहीं समझ आया? उसको रिपेयर करवाएंगे भाई, कोशिश तो ये जिंदगी में एक ही बार रिपेयर करना है, इसके बाद उसे रिपेयर, कुछ और चीज टूटेगी फिर रिपेयर करवा देंगे। तो देखा मैंने आपका मॉकटिव चेंज कर दिया, अभी आप बोल रहे थे नहीं नहीं बार बार रिपेयर करवाते रहेंगे। क्या ख्याल है? मैं यही समझाना चाह रहा हूं, हर किसी को सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह सोचें, बल्कि मैं तो आपके दिमाग में जो ख्याल और वसवसे आते हैं वो आपसे शेयर करता हूं। तो चलिए, मैंने 2 पॉइंट प्रूफ कर दिए, रिपेयर करवाना जरूरी है। सर जब मैंने एक बार
उसका जो टूटा हुआ पाया है सही करवा दिया प्रॉपर तरीके से, उसको 0 मीटर बनवा दिया, सही करके लगवा दिया, तो अब मैं उसके दोबारा टूटने का या खुद तोड़ने का कुछ इंतजार करूं क्या? तो सिर्फ वही चीज टूटेगी, उसके अलावा कोई और चीज भी टूट सकती है, क्या ख्याल है? हाँ, तो वो अलग रिपेयर है ना, वो अलग चीज रिपेयर हो रही होगी, क्या ख्याल है वो भी रिपेयर, 100% एग्री। लेकिन जो चीज हमने सही करवाई है वो तो हम जिंदगी में एक ही बार रिपेयर की नियत से करवाएंगे, या उसको रिपेयर करवाते हैं, पता होगा इंशाल्लाह 6 महीने बाद दोबारा रिपेयर करवाऊंगा, इंशाल्लाह 1 साल बाद दोबारा रिपेयर करवाऊंगा। आप मुझे खुद बताएं, जब आपके घर में कोई चीज आप खरीद के लाते हैं तो आप एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं ये चीज अपनी लाइफ पूरी करे और मुझे इसे रिपेयर ना करवाना पड़े। बट अगर वो एक बार खराब हो जाए तो आप दुकानदार के पास लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं भाई इसको बेहतरीन करके बनाओ, दोबारा ना आना पड़े। क्या ऐसा ही है ना? थॉट तो यही होती है। या आप बोलते हैं भाई चलो ऐसे कुछ लगा दो, इंशाल्लाह 6 महीने बाद दोबारा आऊंगा, फिर दोबारा लगवा लूंगा। नहीं, आप अपनी गाड़ी भी ठीक करवाने जाते हैं ना, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हील हो, तो आप कहते हैं मैकेनिक को भाई जरा बेहतरीन चीज डालना, दोबारा इसकी वजह से ना आना पड़े। तो मैकेनिक बिल्कुल ऐसी सब चीजें ऐसे डालते थे, उसके बाद वो कहता तुम्हें अब आना ही नहीं पड़ेगा, बस तुम अब गाड़ी लेके क़यामत तक चलाते रहो। नहीं, किसी और वजह से रिपेयर करवाने तो जाना पड़ सकता है ना, लेकिन कोशिश ये होगी उस पार्ट को कम से कम 3-4 साल 2-3-4 साल तक रिपेयर ना करवाना पड़े, उसकी यूजफुल लाइफ में वो चीज हमें मुस्तकिल पहुंचाती रहे फायदा। तो अगर आप अभी भी बजे दें नहीं भाई हम तो उसको दोबारा रिपेयर करवाएंगे या कोई और चीज रिपेयर करवाएंगे, तो आई 100% एग्री, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि उस टूटे हुए पार्ट को रिपेयर करवाना जरूरी है। मैं उस टूटे हुए पार्ट को, उस हिस्से को रिपेयर करवाऊंगा जिंदगी में एक बार, जहन ये कहता है, लेकिन मैं उसके लिए जहनी तौर पर तैयार हूं, तैयार हूं, बोलना हाँ टूट जाओ टूट जाओ नहीं, इसका मतलब है ये तीसरी खासियत मेरे मुताबिक नहीं है। मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि रिपेयर एक बार नहीं होता, तो हाँ ऐसा है, रिपेयर एक बार नहीं होता, रिपेयर एक से ज्यादा बार होता है, और किसी और पार्ट के रिपेयर होने को भी रिपेयर कहा जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे मुताबिक अगर रिपेयर एक ही बार करवाया जाए और उसके बाद हम उसको प्रॉपर रिपेयर करवा दें, यानी उसको उसकी ओरिजिनल हालत में ले आए, समझ रहे हो? जैसे मिसाल देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, अब आप बहुत परेशान हैं, नया एलईडी खरीदा, घर में ला रहे थे और उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई, तो हमने उसी कंपनी जिससे खरीदा उसको दिया, डीलर को दिया, उसने वापस कंपनी भेजा और कंपनी ने उसकी वापस 0 मीटर स्क्रीन डाल के दिया हमें। तो अब वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि बिल्कुल नया होता है। तो अब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ना कि आप स्क्रीन को दोबारा रिपेयर करवाना है, क्या ख्याल है? कोई और पार्ट डेफिनेटली खराब हो सकता है। तो बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आपको समझ आया तो अच्छी बात, वरना हम आपकी बात की बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। जापानी काम करवा दिया है, बिल्कुल सही है भाई, जापानी काम करवा दिया हमने, पाकिस्तानी नहीं करवाया। अब आखिर बात ये, जरूरी है जिंदगी में एक बार, अगर कहते हैं हाँ ठीक है, अगर आप कहते हैं नहीं तो फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वरना मेरे मुताबिक एक खासियत नहीं है, और वो क्या है, ये रीजनेबल खर्चा, ये रीजनेबल एक्सपेंडिचर नहीं है। ओके, इसके बाद फाइनली अब क्या लिखा हुआ है, ऑयलिंग एंड, मेरे बच्चों रेवेन्यू है, रेवेन्यू है। अगर इस्तेमाल से पहले ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग हो रही है तो कैपिटल है, क्योंकि उसके बगैर वो मशीन, और अब इस्तेमाल के बाद जब दोबारा ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग करवानी पड़ेगी तो अब वो कैपिटल, बल्कि वो रेवेन्यू है। तो क्या मशीन आपके ख्याल में इस्तेमाल होना शुरू हो गई है? सवाल है। हाँ, बात यह है कि हर वो मशीन, आप थोड़ा सा गौर फिक्र मजीद कर लेना, एक बार आज का दिन भी आपको दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा ये मानना है, शायद मैं गलत हूं, जब भी मैं आपको एक दिन दे रहा हूं पूरा, हर वो मशीन जिसमें फर्स्ट टाइम ऑयल यूज होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, या फ्यूल यूज होता है, मुमकिन ही नहीं कि उसमें दोबारा ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग ना हो। होती है ना? तो जिस तरह मैंने, वो रेवेन्यू होगा जो इस्तेमाल के बाद होगा, बिल्कुल, जो फर्स्ट टाइम हुआ वो कैपिटल है, क्योंकि वो उसको ऑपरेटिंग हालत में लाने के लिए
जरूरी है। जब तक आप उसमें फर्स्ट टाइम ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग नहीं करेंगे वो चीज ऑपरेटिंग हालत में, तो उसको कैपिटल कह दिया। लेकिन उसके बाद अब जितनी भी बार वो होगा तो फिर वो रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो आपके सामने ये कंप्यूटेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट ड्यूटी, फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्ट, रन कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। यहाँ पे क्या नहीं है, अगर आप ये जरा पॉइंट आउट कर दें तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं है, अगर आप ये पॉइंट आउट कर दें। मैं ऊपर वापस लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन की स्क्रीन, तो रिपेयर वाला नहीं है, बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले बोला यहाँ पे 3 ईयर, यहाँ से देखते हुए चले, 3 ईयर फायर इंश्योरेंस नहीं है, और कंपनी वाला नहीं है, पेंट करवाने के 500 रुपीज का खर्चा नहीं है। जरा देख लीजिए, पेंट है लेकिन 1000 रुपीज वाला, 500 वाला नहीं है। और इंटरेस्ट और रिपेयर, टोटल कितने आइटम्स बने, 5 या 4, सोच लो, गिन लो। सबसे पहला 3 ईयर फायर इंश्योरेंस, नेक्स्ट पेंट, इंटरेस्ट और रिपेयर, 4 आइटम ऐसा ही है। मैंने इसीलिए तो कहा था कि वो मैंने नॉलेज के लिए बताया है, आपके लिहाज से मैंने बहुत मोहताज जुमले अदा किए थे। अगर आपने सुने हो, मैंने कहा था एक बात मैं एक्सेप्शनल बता रहा हूँ, मैंने किताब में पढ़ी है, याद आया। अगर मैं आपको वो जुमला ना बोलता तो आप यही समझ रही थी जो आप अभी समझ रहे थे पहले, कि जितना भी इंटरेस्ट है वो एक बार अदा नहीं होता, वो तो बार बार होगा। तो इस बेसिस पे हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। वो तो मैंने आपको बताया एडिशनल फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि आपको पता हो। क्योंकि देखें, बात यह अक्सर, बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूं, हम यहाँ पर जब आपको पढ़ाते हैं ना कोई चीज, और आप लोग बहुत फोकस होके बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ रहे होते हैं, बट आगे अगर आपको वो किसी बुक में, या आगे यहाँ से इंटर के फौरन बाद आप जब जाते हैं CA ICA में या BBA वगैरह ज्वाइन करते हैं, और वहां पे आपको वो चीज पढ़ने को मिले डिफरेंट, तो आपकी नजर में ना एकदम टीचर वहां से यहाँ आ जाता है नीचे, बोलते हैं अबे गलत पढ़ाया था उन्होंने। ये वाला जो होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। और मेरी कोशिश होती है कि खुदा ना खास्ता मुझे अपने, अल्लाह न करे, मुझे अपने इमेज की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह ये कि जब आप आगे जाएंगे तो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपने जाके आगे वहां किसी से आर्गुमेंट किया कि भाई हम तो रेवेन्यू पढ़ के आए, आज तुम कैपिटल कैसे पढ़ा रहे हो, तो मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि कभी इंटरेस्ट अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ नजर आए तो उसकी पॉसिबिलिटी बता दी मैंने आपको, कि फिर वो सवाल में लिख कर देगा बाकायदा कि ये इंटरेस्ट मशीन को इस्तेमाल करने से पहले दिया गया। ये इंटरेस्ट के लिए एक एक्सेप्शनल केस था, इसलिए बोला। लेकिन ऑयलिंग एंड फिलिंग फर्स्ट टाइम, ये सारी चीजें अभी खरीदते हुए ही हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट के बारे में हम क्या सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट तो हम पे कर रहे होंगे, मशीन इस्तेमाल भी होना शुरू हो गई होगी, पे हो रहा होगा, तो ये हमारी एजम्पशन है। इंटरेस्ट के लिए जब तक वो क्लियरली मेंशन ना करे, आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर एज्यूम नहीं करेंगी। बट ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग और इस तरह की चीजें, ये सब जो है आप इस्तेमाल से पहले पहले हो रही हैं, तो आप इनको कैपिटल ट्रीट कर रहे हैं। 4 पॉइंट अभी भी रह गए, अगर फर्दर किसी के पास क्वेश्चन है तो यकीनन वो पूछ सकता है। रिपेयर वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है तलाल, रिपेयर वाला पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो जनाब आपका जरूरी है रिपेयर करवाना, जिंदगी में एक बार रिपेयर करवाएंगे, बट उसके लिए, उस चीज के टूटने के लिए, उस खर्चे के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। आई होप फातिमा और तलाल और समर साहब भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, बस 2 लोगों को मैंने बता दिया। और समर कह रहा है सर इंटरेस्ट वाला पॉइंट, समर आपका मैसेज समझ में नहीं आया मुझे, काइंडली ज़रा दोबारा लिख दें प्रॉपर अंदाज में। अच्छा जी, बस अपनी बात को मुकम्मल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ये एंट्री देख लो, वक्त ख़त्म होने से पहले, वक्त थोड़ा सा रह गया है, मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्दी मेरी बात समझ जाओगे। यहाँ आखिरी लाइन में क्या लिखा है, स्क्रैप वैल्यू इज 34,000। अभी इस स्क्रैप वैल्यू को साइड में रखने परेशान ना हो, बस इतना समझें कि इस बिल्ड प्राइस में तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होकर टोटल कॉस्ट मशीन की बनी 3,14,000। मशीन बुक्स में रिकॉर्ड एक स्टेप में नहीं होती। क्या बोला, मशीन बुक्स में रिकॉर्ड एक स्टेप में नहीं होती। रीजन, क्योंकि मशीन जब दुकानदार से खरीदी, दुकानदार से, शॉपकीपर से, तो उसने हमें क्या बना के दिया था, इनवॉइस बिल। कितने की इनवॉइस बनाई थी, कितने का बिल बनाया था, 2,61,000। लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे ना, इधर इस जगह, तो आप देखेंगे मशीन कितने से डेबिट होती हुई नजर आ रही है,
सर ये क्या मजाक है, आप तो बोल रहे थे मशीन 2 लाख इतने से रिकॉर्ड होनी चाहिए, 2,61,000 से। नहीं बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, बस मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आप इत्मीनान से सुने। बेटा याद करें मशीन किस पे खरीदी थी, भूल गए? एग्जैक्टली मतलब ये कि जब हमने मशीन खरीदी थी तो उस वक्त तो फौरन बिल बना ही, उस वक्त तो हमने उससे किस पे मशीन ली थी, क्रेडिट पर, उधार पर, और उसने बोला था अगर 15 दिन में दोगे तो तुम्हें मजीद दूंगा, याद आया? तो इसका मतलब है मशीन डेबिट हो गई थी जितने की हमने ली थी। तो क्या 2,50,000 की मशीन दी थी उसने हमें? उसने हमें इमीडिएटली उस वक्त डिस्काउंट दिया था कितना, तो हमने कहा था 2,45,000 की मशीन हमारे पास आई, याद आया या नहीं आया? अगर बैक बेंचर जिंदा है दिमागी तौर पे तो पूछ सकते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आए। 2,45,000 की मशीन डेबिट हुई है, पहले एंट्री में आप देख सकते हैं, और अकाउंट पेबल क्रेडिट। और फिर जब हमने इस 2,45,000 को विद इन 15 डेज पे किया तो हमें मजीद कितने रुपए का डिस्काउंट मिला। अब इस डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया है कल ये इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। इस डिस्काउंट को अगर डिस्काउंट के नाम से लिख दिया तो तबाह बर्बाद हो जाएगा सारा सवाल, क्योंकि इस डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं कहते, बल्कि ये डिस्काउंट तो हमारी मशीन की कॉस्ट को कर रहा है क्या, कम, डिक्रीज। तो किस तरह से इसे रिकॉर्ड करेंगे कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ यूनिट ओवर हो चुका है बच्चों, तो कल इंशाल्लाह इस पे बात होगी। और शायद मुझे लगता है कि मुझे कल इसको पार्क करना पड़ेगा टॉपिक को कॉस्ट तक, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर मैंने बहुत तेजी से पढ़ाया तो फिर ऐसे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं, तो कुछ समझ में ना आए। मुझे पता है अभी 50, 60, 40% लोग समझ रहे हैं मेरे साथ, 40-30% लोग अभी भी जो है वो या तो पढ़ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं यार जब ये चैप्टर ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात ये कि भाई आपने आगे भी पढ़ना है, सेकंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन की चीजें होंगी, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन के मेथड्स सवाल में लिखे हुए होंगे कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालें, डिमिनिशिंग बैलेंस से निकालें। तो याद रखिए ये चैप्टर फजूल नहीं है। आप खुद बताइए मैंने बैंक रिकंसिलिएशन पे इतना टाइम लगाया, सर हमने तो वो भी नहीं पढ़ा। हाँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया आपको, कौन सा एसएलओ था, एसएलओ 3 था, मैंने उस पर इतना टाइम नहीं लगाया। रीजन क्योंकि मुझे पता है कि सेकंड ईयर में उससे रिलेटेड इतनी मुश्किल चीज कोई नहीं है, और जितना पढ़ाया है उससे आप कवर कर लेंगे। इसी तरह जनाब अगर हम आगे के लेवल्स की बात करते हैं इंटर के बाद, तो बैंक रिकंसिलिएशन का सवाल आप बड़े आराम से हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे सवालात में, तो आपको इस पे जरा तवज्जो देनी पड़ेगी। बहरहाल आप सब लोगों का, यहाँ बैठे हुए लोगों का और ऑनलाइन वाले लोगों का शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।